भारत अब चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन चुका है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसको लेकर जानकारी दी है। भारत ने जापान को भी पीछे छोड़ा है। सीईओ का कहना है 3 साल के भीतर भारत टॉप 3 में होगा, यानी कि 3 साल के भीतर अब भारत टॉप 3 में भी हो सकता है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी का स्टेटमेंट भी इसको लेकर सामने आया है कि भारत की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर स्टेटमेंट दिया है कि पिछले 10 सालों में भारत ने लगातार उन्नत कार्य किया है, लगातार उन्नति की है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने भारत को उन्नत किया है, जापान को पीछे छोड़ा है। जी हां, जापान को पीछे छोड़कर भारत अब दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने इसको लेकर जानकारी दी है। उन्होंने नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 10वीं बैठक के बाद कहा है कि ग्लोबल और इकोनॉमिक माहौल भारत के अनुकूल अब बना हुआ है। बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा है कि हम दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी हैं। आज हम $4000 की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। 2004 में यूपीए के कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बनी थी। 2004 से 2014 तक कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार रही। इन 10 सालों में भारत की अर्थव्यवस्था 10वें नंबर से 10वें नंबर की ही अर्थव्यवस्था पर बनी रही। एक भी स्थान का जंप नहीं लग पाया 10 सालों में। लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में भारत देश की सरकार बनी और 2024 तक ही हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5 पायदान छलांग मारते हुए 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गए थे। और मोदी जी ने पिछले वर्ष कहा था कि उनके तीसरे टर्म में हम तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। अभी जापान को पीछे छोड़ते हुए 1 साल के भीतर ही हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और निश्चित रूप से मोदी जी ने जो कमिट किया है उसके अनुसार तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था उनके तीसरे कार्यकाल में अनिवार्य रूप से बन जाएंगे। भारत की आर्थिक यात्रा नित नई ऊंचाइयों को मोदी जी के नेतृत्व में प्राप्त कर रही है। 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से विश्व पटल पर भारत का सितारा चमकता जाएगा। तो इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ अर्थशास्त्री अमित गुप्ता जी जुड़ चुके हैं। अमित जी, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुदर्शन न्यूज में। धन्यवाद शिवांगी जी। जी अमित जी, चौथी अर्थव्यवस्था भारत बन चुका है, चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, और ये भी माना जा रहा है कि कुछ सालों में, यानी कि 2 या 3 सालों में अब तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। इतनी बड़ी उन्नति भारत की, लगातार विकास की ओर अग्रसर हो रहा है। अमित जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो कल नीति आयोग के सीईओ ने ये इन्फॉर्म किया कि भारत दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है, तो मैं पूरे देश को सबसे पहले बधाई देना चाहूंगा कि मोदी जी के नेतृत्व में इकोनॉमिक पटल के ऊपर देश काफी आगे बढ़ रहा है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि 2014 में भारत 10वें पायदान पे था और अब पिछले 10 सालों में भारत ने 6 सीढ़ियां जंप की है और वो चौथे पायदान पे आ गया है। और जो ये भारत की इकोनॉमिक विकास गाथा है, और मेरा मानना है कि अगले 2-3 सालों में अगर इकोनॉमी की ग्रोथ इसी लेवल के ऊपर मेंटेन रहती है तो हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर रहेंगे। अभी हमसे ऊपर अमेरिका है, चाइना एंड जर्मनी है, और जर्मनी और इंडिया में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, और 2-3 सालों में हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। चलिए, बिल्कुल अमित जी बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद भी आपसे चर्चा करेंगे, फिर सीधा चर्चा में वापस लौटेंगे। अमित जी हमारे साथ बने हुए हैं। अमित जी, भारत में और आर्थिक विकास के लिए हमें क्या कार्य करने होंगे? जिस तरीके से अभी हम चौथी अर्थव्यवस्था है, उसी की तरह कुछ सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था भी बन जाएंगे। इसके लिए क्या और आर्थिक विकास? देखिएगा, भारत ने जो ये लंबी जंप लगाई है, इसका देश की इकोनॉमी के ऊपर काफी इम्पैक्ट होगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि इसके जो पॉजिटिव इम्पैक्ट होंगे, सबसे पहला इम्पैक्ट रहेगा कि देश में जो एम्प्लॉयमेंट है, एम्प्लॉयमेंट स्पेसिफिकली इन टेक्नोलॉजी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड सर्विस सेक्टर, काफी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। और जब आप एक वर्ल्ड की टॉप इकोनॉमी, टॉप मीन्स 3 और 4 लेवल के ऊपर आ जाते हैं, तो कंप्लीट वर्ल्ड के लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र हो जाता है कि हम इंडिया में जाएं, इंडिया में इन्वेस्ट करें। तो यहाँ के लोगों का जो जीवन स्तर है वो भी उसमें सुधार होगा। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर जीडीपी में इंक्रीज होता है और देश में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट आता है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है, एजुकेशन सेक्टर में इंप्रूवमेंट होगा, मेडिकल फैसिलिटीज में इंप्रूवमेंट होगा, तो देश की फर्दर डेवलपमेंट के लिए काफी हेल्पफुल होंगे।
जीडीपी के बढ़ने से, इकोनॉमी के बढ़ने से जो मीडियम एंड लो लेवल के सेगमेंट पीपल्स है, मध्यम वर्ग है, उनकी उनकी इनकम में इंक्रीमेंट होगा, और इनकम में इंक्रीमेंट होने से जो कंज्यूमर गुड्स है, कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड भी बढ़ेगी, और जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा इकोनॉमी के ऊपर कि उनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का इंप्रूवमेंट होगा, सर्विसेज का इंप्रूवमेंट होगा। और वो मेरा कहने का मतलब है कि एक इस तरह से सर्कल बन जाएगा कि जैसे जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा, लोगों की इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ने से एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा, एंड अगेन वो डेवलपमेंट के नए पाथ की ओर अग्रसर रहेगा। इसके अलावा जो चैलेंजेस रहेंगे, चैलेंजेस भी कल भी हमने जो नीति आयोग की बैठक रही है उसमें भी कुछ चैलेंजेस उभर के आए कि जो इंडिया में एक इनकम डिस्ट्रीब्यूशन के एक चुनौती है कि अमीर अमीर होता हुआ जा रहा है और गरीब गरीब होता हुआ जा रहा है। तो सरकार के सामने ये भी चुनौती रहेगी कि जो वेल्थ का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन उसको इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे कि जो गरीब लोग हैं उनकी भी जीवन यापन में चेंज हो सके, और वो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में मैक्सिमम उनको बेनिफिट मिल सके। बिल्कुल। अब अमित जी देखिए, अमेरिका, चीन और जर्मनी, ये 3 ऐसे देश हैं जो अभी इकोनॉमी में भारत से आगे हैं। हमें उस तक पहुंचने के लिए और क्या प्रयास करने होंगे? क्योंकि भारत एक समय मतलब कहा जाए तो गरीबी इतनी थी भारत में, इकोनॉमी का स्तर देखें तो बहुत नीचे का स्तर था, लेकिन इतने कम समय में अगर हमने इतना बड़ा जंप लिया है कि भारत देश की मतलब चौथी जो है अर्थव्यवस्था बन चुका है। लेकिन इससे क्या, जैसे कि आपने चैलेंजेस की बात की है, चैलेंजेस के बाद हमें और आगे क्या प्रयास करने होंगे? किस तरीके से हमें विकास की ओर जो है वो अग्रसर होना होगा कि इकोनॉमी हमारे देश की जो है वो और स्ट्रांग रहे? इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट की तरफ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि कल जो नीति आयोग की बैठक हुई है उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि जितने भी स्टेट है उन सब स्टेट को अपने टारगेट सेट करना चाहिए आने वाले 2-3 सालों के लिए कि हम अपने स्टेट को कहाँ किस लेवल के ऊपर देखते हैं। अगर इंडिया के सब स्टेट अपने आप में बेटर परफॉर्म करेंगे तो एज ए कंट्री अपने आप बेटर परफॉर्म हो जाएगा। अब जो मैंने चुनौतियां आपको बताई है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ बिटवीन द पीपल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है, और मुझे विश्वास है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से जो उन्होंने सोशल वेलफेयर की स्कीम इस देश में चली हुई है उसके माध्यम से हम उस खाई को भी पाटने में कामयाब होंगे, और आने वाले समय में जो देश का निचला और निम्न तबका है वो भी इस विकास गाथा का हिस्सा बनेगा। बिल्कुल अमित जी, देखिए अगर एजुकेशन सेक्टर की हम बात करते हैं तो एजुकेशन सेक्टर को बहुत तरीके से जो सरकार है उन्होंने नीतियां चला के बहुत तरीके से सुधारा है। एजुकेशन हो, हॉस्पिटल हो, क्या इनका भी जो है अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर असर पड़ता है? देखिए, मेडिकल फैसिलिटीज और एजुकेशन का अर्थव्यवस्था के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट है। अगर हमारा यूथ को अगर बेटर एजुकेशन सिस्टम यहाँ मिलता है, हमने पुरातन काल में भी देखा है कि विश्व भर के लोग इंडिया में पढ़ाई करने के लिए जाते थे, और पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि इंडिया का यूथ बाहर पढ़ाई करने के लिए जा रहा है। बट नाउ इट इज मुझे ये भी काफी जगह सुनने में मिला है, और मैंने प्रैक्टिकली देखा भी है कि अब जो रुझान है वो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम में रुझान बढ़ा है। ना केवल इंडिया के लोग चाहते हैं कि हम इंडिया में ही स्टडी करें, इवन बाहर के काफी कंट्रीज के लोग इंडिया में आके पढ़ना चाहते हैं। तो एजुकेशन सिस्टम इंडिया में स्ट्रांग हो रहा है, और अगर ये एजुकेशन सिस्टम इंडिया में और स्ट्रांग होता है तो उसका भी इकोनॉमी के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट होगा। अगर हम अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए भेजते हैं तो इंडिया का आउटफ्लो बाहर की कंट्रीज में जा रहा है, और अगर ये रिवर्स सिचुएशन बनती है कि इंडिया में लोग आके पढ़ रहे हैं तो इस देश में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होगा, और जो फॉरेन का पैसा इंडिया में आएगा जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों रूप से इंडिया की इकोनॉमी को फर्दर स्ट्रेंथन करने में हेल्प करेगा। टूरिज्म भी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है इंडिया के लिए। भारत के लिए टूरिज्म कितना बड़ा मुद्दा है जो इकोनॉमी में साथ देता है, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिएगा कि टूरिज्म एक ऐसी क्षेत्र है कि अगर एक टूरिज्म से पूरा कायाकल्प हो सकता है। कल जो नीति आयोग की बैठक है उसमें भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने पॉइंट रखा कि हर स्टेट को अपने या टूरिज्म के
एक हब को डेवलप करना होता है। अगर टूरिज्म किसी भी स्टेट में या पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर डेवलप होता है तो केवल उस आसपास के एरिया की डेवलपमेंट नहीं होती, एज ए होल पूरी कंट्री की डेवलपमेंट भी होती है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल भी देना चाहूंगा कि गुजरात में जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से वहाँ टूरिज्म का काफी डेवलपमेंट हुआ है और ना केवल देश के लोग वहां पर जा रहे हैं, इवन विदेश से लोग भी इंडिया में ट्रैवल के लिए आ रहे हैं। अगर वो इंडिया में ट्रैवल के लिए आते हैं तो इंडिया में फॉरेन एक्सचेंज की अर्निंग है, जो वहाँ के होटल्स और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको वहाँ बिजनेस मिल रहा है, वहाँ के लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहा है। हमने ये भी देखा कि कश्मीर वैली में, कश्मीर घाटी में जब आतंकवाद के ऊपर प्रहार किया जाए, पहलगाम हमले से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, तो काफी टूरिज्म इंक्रीज हुआ। जो आज इंडिया के लोग बाहर जा रहे हैं, अजरबैजान जा रहे हैं, आसपास की टर्की जा रहे हैं, उन सबसे बेटर हमारा इंडिया है। हम साउथ नॉर्थ ईस्ट को हम देखें, कश्मीर को हम देखें, केरल, कन्याकुमारी, गोवा, इन सब जगह को देखें तो टूरिज्म की काफी संभावना है और काफी लोग जा रहे हैं। तो मेरा मानना है कि इंडिया में माननीय प्रधानमंत्री जी ने नीति आयोग की बैठक में भी ये पॉइंट कल मेंशन किया है और मेरा भी विश्वास है कि अगर सब राज्य एक एक अपना टूरिज्म का हब डेवलप करते हैं और पूरे वर्ल्ड को हम इनवाइट करते हैं आप इंडिया में आइएगा, तो इंडिया आर्थिक रूप से भी मजबूत होगा और सांस्कृतिक रूप से भी मजबूत होगा। बिल्कुल। चलिए अमित जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।